हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम हिंदी पेडागोजी देखेंगे, संपूर्ण हिंदी पेडागोजी। हमने इससे पहले ईवीएस की कंप्लीट जो है तो एनसीईआरटी की पेडागोजी, एनसीईआरटी का जो है तो सिलेबस देखा है इसके पहले वाले वीडियो में, और उससे पहले उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट क्लास हमारी हो चुकी है। उर्दू में से जो है तो आप 30 में से 30 सब्जेक्ट में ला सकते हो, और आज हम हिंदी पेडागोजी देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो कम से कम इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 मरतबा भी अगर देख लेते हो तो आपके तकरीबन कंसेप्ट्स जो हिंदी से रिलेटेड रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पैराग्राफ होता है और जो एक कविता दी जाती है तो वो 15 मार्क के लिए होता है, और बकिया जो 15 मार्क होते हैं जैसे कि पैराग्राफ और कविता ये 15 मार्क के लिए होता है, और 15 जो मार्क होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। पेडागोजिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम कंप्लीट पेडागोजी देखने वाले हैं हिंदी की। तो चलते हम फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, यह है भाषाई विविधता बहुभाषिकता। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है, किंतु स्कूलों में केवल 47 भाषाएं पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। तो भारत के अंदर कई भाषाएं बोली जाती है, बहुभाषिक देश है, और लेकिन 47 भाषाएं ऐसी है जिसको स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब 47 भाषाओं में स्कूलों के अंदर तालीम दी जाती है। नेक्स्ट है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपने मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखते हैं। यानी कि बच्चा जब स्कूल में होता है तो वो अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा भी जो है तो सीखता है, और दूसरों की मातृभाषा का भी वो सम्मान करता है, और साथ ही साथ दूसरों के संस्कृतियों का सम्मान भी करने लगता है। नेक्स्ट है, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि द्वितीय भाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। यानी इस बात को दर्शाया गया है कि इस पॉइंट में कि जिस बच्चे की भाषा, द्वितीय भाषा बच्चे जो होते हैं, यानी जिनको मुख्तलिफ़ भाषाओं का ज्ञान होता है, एक से ज़्यादा भाषा जो बच्चों को आते हैं, उनकी जो सोचने की सलाहियत होती है, सोचने की जो क्वालिटी होती है, उनकी सलाहियत होती है, तो वो एक क्षमता उनकी दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। नेक्स्ट है, कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे छात्रों के मौखिक कौशल्य का विकास होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट के दरमियानी जो ताल्लुक़ होता है, जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो टीचर को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करे, यानी कि बोलने का मौका दें। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। यानी कि बच्चे जो है तो आसानी से तालीम हासिल कर सके, शिक्षा उनकी सरल और सहज हो सके, इसलिए उन्हें मातृभाषा में तालीम देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है भाषा कौशल। समाज के अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण किया जाता है। तो यह दो बातों का आपको जहन नशीन रखना है। एक है अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है,
और सुनकर और पढ़कर विचारों को ग्रहण किया जाता है। बोलना, लिखना और यहाँ पर जो है तो सुनना और पढ़ना। तो बोलना और लिखना, जैसे कि बोलना और लिखना, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल रहेंगे, अभिव्यक्तात्मक। और सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल रहेंगे। ग्रहणात्मक मतलब अगज़ी सलाहियत कहेंगे, अगज़ी महारत कहेंगे उर्दू में, और अभिव्यक्तात्मक मतलब तख्लीकी महारत। नेक्स्ट है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन चारों के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करनी ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी ये चार जो महारतें हैं, चार जो कौशल है, इनमें मास्टरी हासिल करना, यही जो है तो भाषा का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि ये चारों कौशल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, रब्त रखते हैं। बोलने और लिखने भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ये पॉइंट को आपको नोट करना है फ्रेंड्स। आपने अगर एक बार भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो आप एक दो बार, तो तकरीबन कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिनके द्वारा हम अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। सुनना और पढ़ना भाषा के ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ये एक पॉइंट आपको नोट करना है, सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम दूसरों की बात को या उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, अर्थात समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के मूल्यांकन तथा आकलन। मूल्यांकन पठन पाठन का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुमति तथा अधिगम का मापन करना है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के उद्देश्यों को मापन किया जाता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्माण किए जाते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है और आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंक करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन से रिलेटेड, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जब टीचर कोई सबक पढ़ाता है, कोई पाठ पढ़ाता है, तो उसके बाद वो टेस्ट लेता है, यानी कि जांचता है, वो मूल्यांकन करता है कि बच्चों के अंदर कितनी चीज़ें जो है तो बच्चों ने ग्रहण किए हैं, बच्चों ने सीखे हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की पुस्तक कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः 3 बातों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। नंबर 2, उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि कितनी प्रभावित रही है। नंबर 3, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। मूल्यांकन प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान का पता चलता है। यानी कि मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि मूल्यांकन के ज़रिए पता चलता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान पता चलता है। यानी कि बच्चे ने कितनी तालीम हासिल की है, कितना जो है तो उसने हासिल किया है इल्म को, और कितना टीचर ने पढ़ाने के बाद जो है तो उसको कितना समझ में आए, तो ये मूल्यांकन के ज़रिए पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए
अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर सकता है। सतत मूल्यांकन की विद्यार्थियों की कमजोरी पता लगाकर उनका निदान किया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं, कमजोरी और उनकी आवश्यकताओं का पता लगा सकता है। नेक्स्ट है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। फर्स्ट यहाँ पर जो है तो निदानात्मक शिक्षण है। बच्चों के पिछड़ेपन होने का कारण ढूंढना ही निदान कहलाता है, यानी किसी विषय में छात्रों की असफलताओं की जानकारी करना ही निदान कहलाता है। अब उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उसके बाद डिसलेक्सिया। ये जो है तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम आवश्यकता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। बालक को जो है तो पढ़ने में जब कठिनाई आती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे पी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे सौ और वॉस में अंतर नहीं कर पाते, यानी कि वो उल्टा जो है तो लिखते हैं, उल्टा जो है तो मतलब उनको पढ़ने में समझ में नहीं आता है, और जब वो पढ़ाई करते पढ़ते तो ये उल्टा पढ़ देते इस तरीके से, तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी कि पढ़ने में आने वाली दुश्वारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डिसग्राफिया। ग्राफ से यहाँ पर ग्राफ मतलब लिखना होता है, तो लिखने से संबंधित एक विकार है। इस विकार से ग्रसित बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा इसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण तथा हथेली या उंगलियां संबंधित गड़बड़ियों में होता है, गड़बड़ियाँ होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंध कुछ क्षति के कारण भी यह अधिगम विकार उत्पन्न होता है। यानी कि लिखने में जब भी क्वेश्चन आएगा कि लिखने से मुतालिक, तो आपको डिस्ग्राफिया याद रखना है ग्राफ से, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में आने वाली कठिनाई। नेक्स्ट है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया एक ऐसा मनोविकार मेंटल डिसऑर्डर है जिससे ग्रसित बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है और यह सोचता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। नेक्स्ट है अलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने से संबंधित क्षमता है। इस शब्द अन्यथा या पाठ्य अंधता या विजुअल अपेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित अधिगम आवश्यकता को कहते हैं। इससे पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार होता है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जिसके कारण बालक मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, सूक्ष्म गति कौशल को, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना, इनमें निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क से सेरेब्रम मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग में क्षति के कारण होता है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया।
डिस्प्रेक्सिया का अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है। डिस्प्रेक्सिया जो है तो ये अप्रेक्सिया का एक प्रकार है जिसमें बालक मस्तिष्क में स्थिति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों माइक्रो डायनेमिक स्किल में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ एवं आँखों के बीच सामान्य एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तांत्रिक तंत्र संबंधित एक विकार है। नेक्स्ट है भाषा विकास एवं भाषा शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका। कि क्या भूमिका जो है तो शिक्षक की भाषा विकास की शिक्षा में होनी चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पर कि भाषा संप्रेषण का वह साधन है जिस व्यक्ति अपने विचारों और भावों के दूसरे के सूक्ष्म अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। शैशवावस्था से ही मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। शैशवावस्था से ही बच्चा अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है और उन्हें बोलने लगता है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ही बच्चा कुछ ही दिनों में भाषा बोलना और समझना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के ज़रिए अपने विचारों का अभिव्यक्त कर के समझ में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज ही से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। यहाँ पर जो तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट पॉइंट कि भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। व्यक्ति अपने आंतरिक भाव को भाषा के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकट करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर पीछे भाव अभिव्यक्त होते हैं। अपने विचारों एवं भाव को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने का कार्य भाषा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाता है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने संबंधित ज्ञान की क्षमता प्राप्त करते हैं। यानी कि भाषा के ज़रिए हम कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त करते हैं ये इसमें बताया गया है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो तो पेज का दिया गया है कि भाषा विकास में अनुबंध या सहचर्या का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्द की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को बताने के लिए उन्हें वस्तु दिखाना पड़ती है। पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्या स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। यानी कि भाषा जो है तो बच्चों को जब सिखाई जाती है तो उसको मूर्त जो है तो चीज़ें बताई जाती हैं। मूर्त चीज़ों को नाम से जो है तो बोलने पर बच्चे को समझ में आता है और बच्चा इसी तरीके से भाषा को धीरे धीरे सीख जाता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों वर्बल साउंड का प्रयोग करते हैं और यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण विकास सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है। भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह हमारे व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही व्यक्ति के भाषीय विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
यानी कि मनुष्य एक इंसान एक सामाजिक जानवर है, ये बात यहाँ पर बतलाई गई है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि निर्भर करते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसी कारण उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रिंट मिस्टेक यहाँ पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा की समझ के साथ प्रयोग कर सकें। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप डालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के ताल्लुक से दिया गया है पॉइंट कि वाइगोत्स्की जिन्हें लेव वाइगोत्स्की भी कहते हैं और वो CDP में भी पूछा जाता है, उनके अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम एवं अर्जन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अधिगम कहते हैं आमोजिश को और अर्जन कहते हैं इक्तिसाब को, एक्वायर करने को, और यहाँ पर लर्निंग कहेंगे अधिगम को और अर्जन कहेंगे एक्वायर करना, एक्विजिशन वगैरह। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट है इसके ताल्लुक से कि अधिगम अथवा सीखना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अर्जित करना यानी एक्वायर करना, जैसे कि लैंग्वेज डिवाइस जो है तो होता है इंसान के अंदर जन्म से, कि खुद ब खुद जो है तो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अर्जित करता है। सीखना हम उसे अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता, यानी कि रटकर जो है तो रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, तो इसे अधिगम नहीं कहेंगे, लर्निंग नहीं कहेंगे, आमोजिश नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, भाषा वह सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भाषा को संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भाव को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्त, लिखित अभिव्यक्त सम्मिलित है। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है। यानी बच्चा जो है तो सीखता है भाषा को समाज में रहने के लिए, किस तरीके से बोलना है वगैरह। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा का अर्जन, अनुकरण, प्रिंट मिस्टेक है, इस तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक्स इसमें हुई है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए और क्या पढ़ा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। कम से कम आप इस वीडियो को एक मर्तबा क्यों ना हो अच्छे से देख लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं कल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्जन अनुकरण सिमुलेशन द्वारा होती है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए या सुनते हुए देखता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है, यानी कि सीखने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चॉम्स्की से रिलेटेड है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज के साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में
भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ये पॉइंट आपको चॉम्स्की से रिलेटेड याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है तो पूछा जाता है हिंदी के अंदर कि चॉम्स्की के अनुसार क्षमता, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो ये पॉइंट आपको जहन में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पियाजे के अनुसार, जिन्हें जीन पियाजे कहते हैं, जो कि सीडीपी में भी जो है तो इस तरीके से इनकी पूरी डिटेल थियोरी सीडीपी में होती है। और जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि पियाजे के अनुसार, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। उनके अनुसार ज्ञान तंत्र सेंसरों तथा मोटर मैकेनिज़्म, जिसे सेंसरी मोटर स्किल उन्होंने कहा है, ये फर्स्ट स्टेज है पियाजे के अनुसार। तो उसके माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता है। तो स्कीमा जो है तो पियाजे के अनुसार है। ये सीडी में आपको पूछा जा सकता है स्कीमा के ताल्लुक से। तो स्कीमा का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पियाजे साहब को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वाइगोत्स्की का, दिया गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान को प्रकार की बोली बोलता है। पहले आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जिसे ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। सेल्फ जो है तो बच्चा खुद से बातें करता है, जबकि समाज भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है तो यहाँ पर दिया गया है टॉपिक का कि शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे जो है तो लर्निंग मटेरियल हम कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे TLM भी कहते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षक परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे पाठ्यक्रम को सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक होती है, जहाँ शिक्षण का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है। वह दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे रोचक बनाती है। यह भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करती है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि शिक्षण सहायक सामग्री से विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बनाते रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने व महसूस करने का अवसर मिलता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर जो है तो, क्योंकि टीचिंग एड्स जब जो तो टीचर लेकर आता है तो छात्र उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। उनके जो अमूर्त चिंतन है वो मूर्त तरीके से देखते हैं, यानी कि देखना, छूना वगैरह। तो वो जो है तो शिक्षण में जो है तो क्या कहेंगे उसे कि रुचि उन्हें मिलती है, दिलचस्पी पैदा होती है और पाठ को अधिक सरलता से वो ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तकरीबन पॉइंट्स इसके देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको समझने में आसानी होंगी, और एग्ज़ाम में इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, आप जो है तो उसको राइट टिक करके आएंगे।
फ्रेंड्स, पैडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझने में दुश्वारी होती है। अगर आपको एक बार सवाल आपने पढ़ लेना है, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल दोबारा पढ़ना है ताकि सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए और आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग ना हो और आप तमाम जितने भी जो है तो ये लेक्चर देख रहे हैं तमाम जो है तो सीटेट क्वालिफाइड बआसानी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य की चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? नंबर 1, छोटी रचनाएं। नंबर 2, रोचक विषय वस्तु। नंबर 3, रंगीन चित्र। और नंबर 4, सरल जानकारी। तो जैसे अभी लास्ट पॉइंट हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड देखा है, उसके अंदर बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो रुचि उनको जो है तो कब आती है, जब टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर आता है, जो कि बच्चे उन्हें उस मटेरियल को, उस टीचिंग लर्निंग एड्स को छू कर दे सकते हैं और टच करके देख सकते हैं और मूर्त चिंतन उनका जो है तो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखने को डैश डैश कहते हैं। डैश डैश से संभव है। फर्स्ट है पोर्टफोलियो, सेकंड है उत्तर पुस्तिका, थर्ड है लिखित परीक्षा और लास्ट है मौखिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो लेखा जोखा होता है, बच्चों के ताल्लुक़ से जितनी भी उनकी कमज़ोरियाँ हैं, उनकी अच्छी बातें वगैरह, तो वो पोर्टफोलियो के ज़रिए संभव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषण विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विकास विचार किसका है? फर्स्ट है पियाजे, सेकंड है स्किनर, थर्ड है चॉम्स्की और लास्ट है वाइगोस्की। तो दोस्तों, बच्चों की भाषा विकास की समाज में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये जो कहा है वो कहा है वाइगोस्की ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, चॉम्स्की के ताल्लुक से क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात एक क्षमता होती है। सेकंड है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। थर्ड है, बच्चों में भाषा सीखने की एक क्षमता बहुत सीमित होती है। और लास्ट है, बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो चॉम्स्की से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेक्चर में बताया है अभी, तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, पैदाइशी तौर पर जो है तो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। नंबर 1, कक्षा में लिखित आकलन। नंबर 2, भाषा शिक्षण का भाव ज्ञान। नंबर 3, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक। नंबर 4, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जो होगा वो होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जाता है वाइगोस्की के ताल्लुक से कि जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है और बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको इस लेक्चर के ज़रिए आपको जो है तो कितना अपने ज्ञान को अर्जित किया है और कल आप किस तरीके से पेपर में पेपर सॉल्व करोगे। तो पैडागोजी की जो क्वेश्चन है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से करना है और जो पैराग्राफ वगैरह रहेगा उसको भी ध्यान से करना है, क्योंकि वो आपके जो है तो स्कोरिंग मार्क होते हैं हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। और रही बात महाराष्ट्र के स्टूडेंट के ताल्लुक से कहना चाहूँगा और एक कि जल्द ही हमें टीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और सीटेट के बाद हम
महा टीटी की क्लासेस शुरू कर देंगे हेलो लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबको जो है तो बेस्ट ऑफ लक सीटेट एस्पिरेंट को जो एग्ज़ाम के लिए कल जा रहे हो, और आपको हॉल टिकट, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो लेकर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आप एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाओ और वहाँ आपने जो तो एडमिट कार्ड की प्रिंट नहीं ले गए तो दुश्वारियों का आपको सामना ना करना पड़े। इस तरीके से आपको ये तमाम बातों का ध्यान रखना है। और आधार कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या इलेक्शन कार्ड, इन चारों में से इन जो तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं। तो आधार कार्ड सभी के पास होगा तो आधार कार्ड ही लेकर जाइए ताकि आपको आयन मौके पर परेशान न होना पड़े। सबको जो तो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।